हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू वाइब। मैं काजल सैनी कंप्लीट करा रही हूँ आपकी 9th एंड 10th क्लास की सोशल स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। क्या पढ़ेंगे आज हम? नेपोलियन का जो कोड था 1804 उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बेसिकली नेपोलियनिक कोड क्या था? नेपोलियन जहां जहां पर पूरे यूरोप में जीतता जा रहा था, उस पर्टिकुलर टेरिटरी में वो नेपोलियनिक कोड अपना बनाता जा रहा था। बेसिकली ये उसका एक लॉ था या फिर रूल ऑफ लॉ था, जो वो अपनी टेरिटरीज में लगाता जा रहा था, जहां पर वो राजा बनता जा रहा था। नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 में सबसे पहले क्या करा उसने? सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। उसने सबसे पहले क्या करा? एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, उसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करा। क्या करा? सेंट्रलाइज। ठीक है, वो चाहता था उसका वो चाहता था उसके अंडर जितनी भी टेरिटरीज हैं, उसके जो कंट्रोल में है, वहां की गवर्नेंस क्या हो? इफिशिएंट हो, गवर्नमेंट के सारे काम वगैरह इफेक्टिवली हो पाए। इसलिए उसने क्या करा? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसने पावर को सेंट्रलाइज किया। फोकस क्या था उसका? उसने लोकल गवर्नेंस को स्टैंडर्डाइज किया। उसने इंप्रूव करी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? उसने सारी जितनी भी एरिया जहां पर वो राज कर रहा था या फिर जहां का वो राजा कहलाया, जहां पर उसने राजाओं को हरा कर उस पर्टिकुलर टेरिटरी को जीत लिया था, वहां पर उसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया था, जिससे उसके सारे एरियाज में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर पाए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेजेस क्या है बच्चों? फैसिलिटीज। ठीक है, देखो, बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेजेस मिलते थे, किसको? नोबिलिटी को और क्लर्जी कम्युनिटी को। ठीक है, उसने नोबिलिटी और क्लर्जी कम्युनिटी को जो बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज मिलती थी, उसको खत्म किया, यानी अबॉलिश कर दिया। क्यों करा उसने? ताकि सोशल सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है बर्थ राइट की वजह से, ठीक है, वो खत्म हो। ठीक है, और उसने फोकस किया था जो अरिस्टोक्रेट्स थे, मतलब जो अमीर थे या जो नॉबिलिटी लोग थे या फिर जो रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहे थे, वहीं थर्ड स्टेट्स बहुत परेशान थे, उन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। उसने इन सबको हटा कर क्या कर दिया? प्रिविलेजेस को जो बर्थ के बेसिस पर थी उनको खत्म कर दिया। ठीक है, बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस जैसे तिथे और टाइले जो था, उस वो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे। और तो और फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसने इक्वल लॉ स्टैब्लिश कर दिया, यानी अब चाहे अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, अगर वो एक गलती करते हैं तो दोनों को क्या बराबर का क्या पनिशमेंट मिले। देखो, ये उसका गोल क्या था? क्यों करा उसने? ताकि लीगल और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिल पाए सब लोग। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था उसका? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब पहले क्या था? सिर्फ फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के पास ज्यादा जमीन होती थी और खरीद भी ज्यादातर यही लोग पाते थे। लेकिन नेपोलियन ने क्या कहा कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी अब जिसके पास पैसा होगा वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। ओके, सो अब इसका फोकस क्या था? इक्वल लीगल ट्रीटमेंट मिले और प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो सबको मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था बच्चों? एक लैंडलॉर्ड होता था और एक होता था फीफ। फीफ होता था बेटा ये पीजन, जो लैंडलॉर्ड के लिए काम करता था। ठीक है, बेसिकली लैंडलॉर्ड के पास एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होता था और ये जो फीफ है या फिर जो पीजेंट है इस टुकड़े पे काम करता था, और इन रिटर्न उसको टैक्स भी देना पड़ता था। किसको? लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो पीजेंट यहाँ पर टैक्स देता था लैंडलॉर्ड को या फिर ड्यूज देता था। ठीक है, और सर्व भी करता था, काम भी करता था। ये था बच्चों फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्यों उसने हटाया? ताकि वो फ्यूडल सिस्टम जो एक बरसों से चला आ रहा है वो खत्म हो पाए। ठीक है, जिसके तहत जो है पीजेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे या फिर प्रेस हो चुके थे। उसने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया और रिसोर्सेज को फॉस्टर किया ताकि इक्वलिटी आ पाए। ठीक है, फिर है लिबरेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम सर्फकम। मतलब देखो बच्चों, लिबरेशन का मतलब होता है या फिर लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, उसने क्या करा? फ्री किया पीजेंट्स को यानी फार्मर्स को फ्रॉम सर्फकम। सर्फकम क्या होता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं वो काम, अगर कोई बंदा वो काम कर रहा है जिसकी उसको सैलरी या फिर पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो सर्फ। उसने पीजेंट्स को, इसका मेन गोल क्या था? एक्सप्लॉइटेशन ना हो। वैसे एक्सप्लॉइटेशन ही है ना, आप अगर किसी से फ्री में काम करवा रहे हैं, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं पैसे वैसे, तो उसने पीजेंट्स को सर्फडम से फ्री किया। और उसको फोकस किया था सर्फडम वगैरह को अबॉलिश करना। मैनोरियल ड्यूज जो देने पड़ते थे, मेनर क्या? मैनोरियल ड्यूज क्या बेटा? मेनर जो होते थे ना, बड़ी बड़ी हवेलियां, उसके ड्यूज देने पड़ते थे। और क्या? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या? यहाँ पे नेपोलियन ने कोर्ट से पहले प्रेसिडेंट्स के पास कोई ऑटोनॉमी या फिर स्वतः का शासन नहीं था, या फिर वो खुद अपने अकॉर्डिंगली अपना काम नहीं कर सकते थे। तो उसने क्या दिया? उसका मेन फोकस क्या था सर्वडम से फ्री करने का, कि ऑटोनॉमी मिल पाए किसको? पीजेंट्स को या फार्मर्स को।
फिर इसके बाद है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप बना लेना। जैसे मान लो 4-5 लोग हैं ये, ठीक है? जिन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया। मान लो ये क्या कॉटन टेक्सटाइल का काम, ठीक है? पहले बहुत चलता था यूरोप में कि वो गिल्ड्स बनाना। तो ये किसी बाहर वाले को एंटर नहीं होने देते थे, ठीक है? या फिर वो कॉटन टेक्सटाइल का काम नहीं कर पा रहा है इस गिल्ड की वजह से, ठीक है? तो ये गिल्ड सिस्टम बहुत चलता था। तो रिमूव किया था किसने? ये नेपोलियन ने, ठीक है? क्यों किया था? ताकि अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? उस वो क्या चाहता था? सारी टेरिटरीज़ का डेवलपमेंट हो पाए, इसलिए उसने गिल्ड सिस्टम को हटा दिया। फोकस क्या था उसका? गिल्ड सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना और कॉम्पिटिशन। ज़ाहिर-सी बात है अगर मार्केट में एक ही तरह की चीज़ मिल रही है तो फिर सब मजबूर हैं उसे खरीदने के लिए। लेकिन अगर अलग-अलग तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, ऑप्शंस है आपके पास, कॉम्पिटिशन इम्प्रूव होगा ना, आप भी क्या है उसके लिए नई से नई चीज़ें खरीद पाएँगे। तो बेसिकली उसने क्यों किया? ताकि कॉम्पिटिशन इम्प्रूव हो पाए और क्या मिडल क्लास जो है, मिडल क्लास के लोग जो नए-नए काम करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। फिर है इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसने ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, कनेक्टिविटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए। कम्युनिकेशन बेसिकली अगर मैं बोल सकती हूँ तो फ्रेंच जो थी वो उसको बोलने का तरीका अलग-अलग था, रीजनल डायलेक्ट्स होते थे, ठीक है? रीजनल डायलेक्ट्स होते थे, बहुत फ्रेंच तो थी लेकिन उनको बोलने का तरीका अलग-अलग था, ठीक है? तो उसने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाने का स्टार्ट किया। फोकस क्या था? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या बड़े कम्युनिकेशन सिस्टम बड़े, ठीक है? फिर है यूनिवर्सल लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या? वो चाहता था कि लॉ जो है सब जहाँ-जहाँ पर वो राज कराया, जहाँ-जहाँ पर वो रूल करेगा, वहाँ पे सबके लिए क्या है यूनिवर्सल सेम लॉज होने चाहिए। क्यों? ताकि फेयरनेस मतलब इक्वालिटी वगैरह रहे, ठीक है? ट्रस्ट बिल्ड रहे एक, है ना? और क्या गवर्नमेंट में कंसिस्टेंसी आती रहे। उसने वेट्स और मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया था। उसने वेट्स और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया था ताकि ट्रेड ईज़िली हो पाए और फेयरली हो पाए। स्टैंडर्डाइज़ क्यों करा था वेट्स और मेज़रमेंट को? क्योंकि बेटा यूरोप में जगह-जगह पर क्या अलग-अलग मीटर की वैल्यू अलग-अलग होती थी। कोई स्टैंडर्डाइज़ वेट या मेज़रमेंट नहीं था। उसने एक कॉमन नेशनल करेंसी का इंट्रोडक्शन किया। क्यों किया? ताकि नेशनल ट्रेड क्या सिम्प्लीफाई हो पाए, ठीक है? अब आप भी हो, आप अगर यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, वहाँ की करेंसी अलग है, कितना ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। दिल्ली से फिर आगे जाओगे गुड़गाँव, वहाँ की करेंसी अलग है, फिर दिक्कत पड़ेगी। इसलिए उसने क्या कहा कि जहाँ-जहाँ पर भाई मैं रूल करूँगा, जो मेरी टेरिटरीज़ होंगी, वहाँ पे एक कॉमन नेशनल करेंसी होगी। फ़ोकस क्यों था? फ़ोकस कहाँ था वो कॉमन नेशनल करेंसी करने का? ताकि एक यूनिफाइड हो, सिंपल हो और क्या जो ट्रांज़ैक्शंस हो स्ट्रीमलाइन मतलब क्या ईज़िली हो पाए, ठीक है? सो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन लेकर आया था, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर अपनी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के लिए, ठीक है? जिसमें उसने 30 स्टेट्स के लिए बहुत अच्छे-अच्छे प्रोविजंस या फिर पॉलिसी लेकर आया। थैंक यू।